हेलो 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 हेलो, वेलकम ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, सब अच्छे से होंगे। बोर्ड की तैयारियां चल रही होंगी, आपने धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा। मैं अविनाश शर्मा वेलकम करता हूं आप सबका पीएन इंस्टीट्यूट के इस खास ब्रॉडकास्ट चैनल में, जहां हम 10th का मैथमेटिक्स डिस्कस कर रहे हैं। और पिछले कुछ प्लेलिस्ट में आप देखोगे तो पिछले कुछ चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, और सीरीज़ में ये हमारा अगला लेक्चर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। ये इस चैप्टर का तीसरा वीडियो लेक्चर है। इससे पहले के दो चैप्टर्स में हमने बेसिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस किया था, जैसे उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है और उसको सॉल्व करने के मेथड्स क्या क्या होते हैं। 3 मेथड्स डिस्कस किए थे। फैक्टराइजेशन मेथड विच इज़ कॉमनली नोन एज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो आप छोटी क्लास से ऑलरेडी करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक मेथड और डिस्कस किया था, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। वो थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसकी हेल्प से तीसरा मेथड जो कि है क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसका डेरिवेशन निकल के आता है, ठीक है। तो आप समझ रहे हो, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से आपको क्या मिलता है? डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। तो दो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि उसकी हेल्प से आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करवा जाए, इसके चांसेस बहुत कम है, नहीं आता है। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर ऑफिशियली डिलीटेड है, बट वो मेथड आपको पता होना चाहिए क्योंकि वो आपको हायर स्टैंडर्ड्स में भी काम आएगा, है ना। जैसे आप 11th-12th में मैथमेटिक्स लोगे तो वहाँ पे कुछ एक जगह ऐसी आएगी जहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो वहाँ पे वो चीज़ आपको बहुत काम लगने वाली है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर भी थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस में लाएं, यूज़ करते रहें उसको, है ना। उसकी और प्रैक्टिस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना कि हाँ सर इसकी और प्रैक्टिस चाहिए, तो 1-2 क्वेश्चन उसके हम वीडियो लेक्चर एक अलग से शूट कर लेंगे, उसके मेथड्स, उस पर्टिकुलर मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला डिस्कस किया था कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से कैसे इक्वेशन सॉल्व की जाती है, और उसकी हेल्प से 3-4 क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए थे। आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है नेचर ऑफ रूट्स, के जो रूट्स मिलते हैं, यानी जो हमें सॉल्यूशन मिलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो किस टाइप का मिलता है ना। तो थोड़ा सा ज़रूरी है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। इसमें क्या होता है, देखो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्मेट में होती है। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो उसमें x की वैल्यू निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, जिसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। और इसका डेरिवेशन क्या था? इसका डेरिवेशन था मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से निकल के आया था, है ना। उसकी हेल्प से हमने सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड डिफरेंस ऑफ रूट्स भी देखा था कि वो कैसे आते हैं। सम ऑफ रूट्स हमने कहाँ डिस्कस किया था? चैप्टर 2 में डिस्कस किया था, पॉलिनोमियल्स में। भाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाय ए, ये कैसे आई थी? इसकी हेल्प से। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए, वो कहाँ से आया था? इसकी वजह से, है ना। साथ ही साथ डिफरेंस ऑफ रूट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए, वो कहाँ से आया था? इसकी वजह से, है ना। तो ये बहुत कमाल की चीज़ थी। इसकी वजह से दो रूट्स के बीच में बहुत सारे रिलेशन निकाल सकते हो आप। रेशो निकालने को बोल दिया जाए तो रेशो भी इससे निकल जाएगा, ओके, है ना। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर देखना, कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे अक्सर कर देते हैं, ये जो अपॉन वाला साइन है ना, वो कुछ बच्चे सिर्फ इतना से लगाते हैं आधे में, है ना। बेटा गलत हो जाता है, इससे आंसर गलत आता है आपका, और फॉर्मूला भी गलत हो जाता है। और जैसे एग्जामिनर आपका ये अपॉन साइन यहाँ तक दिखता है ना, वो इसके आगे चेक ही नहीं करता कि भाई बच्चे ने फॉर्मूला गलत लिखा है, तो वैल्यू भी गलत ही आएगी। हाँ भाई, इसका नेचर ऑफ रूट से क्या लेना देना है? इसके अंदर जो ये चीज है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोला जाता है कैपिटल डी। डी बोले तो डिस्क्रिमिनेंट, D स्टैंड फॉर डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब ये होता है कि ये वो चीज है जो डिसाइड करती है कि जो आपको रूट्स हैं वो किस टाइप के मिलेंगे, है ना। जैसे हमने क्या किया, किसी भी इक्वेशन में D कैलकुलेट किया, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लिया। अब उस D की वैल्यू चेक करनी है कि यदि D की वैल्यू 0 आ गई, D की वैल्यू 0 आ गई, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जो दोनों रूट्स मिलेंगे आपको वो रियल होंगे और इक्वल होंगे। मैं एक एक करके तीनों के एग्जाम्पल ले लेता हूं यहां पे, तो आपको क्या है ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्या है, क्लियर ऑल ही करते हैं ना, है ना भाई। देखो, जैसे आपके पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। इसमें हम a क्या है आपके पास 1,
b क्या है -6 और c क्या है 9। तो इसमें d निकाल लेते हैं। d क्या होता है b² - 4ac है ना, यानी -6 का स्क्वायर -4 × 1 × 9, तो 36 - 36, d = 0। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यानी इसके जो रूट्स मिलेंगे आपको वो रियल होंगे और इक्वल होंगे। चाहो तो रूट्स निकाल के देख लो भाई, d 0 आ गया तो यहां रखते हैं x की वैल्यू क्या आएगी -b की वैल्यू -6 प्लस माइनस d की वैल्यू 0/2 × 1, तो x = क्या है 6/2, दैट इज 3, यानी एक ही रूट मिलेगा आपको, एक ही रूट मिलेगा। इसका मतलब यही है रियल एंड इक्वल, यानी जो दोनों रूट्स आने वाले हैं वो दोनों इक्वल होने वाले हैं। किसके इक्वल है 3 के इक्वल, यानी एक ही रूट मिलने वाला है ना। जैसे आपने पढ़ा था ना, याद है क्या पॉलिनोमियल से पढ़ा था, ओनली 1 0, एक ही जीरो होगा। या बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं, चांटा लगा दूंगा किसी ने 2 बोला तो, मैक्सिमम 2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डज नॉट हैव 2 zeros, इट हैज एट मोस्ट 2 zeros, ज्यादा से ज्यादा 2 जीरो होते हैं। ज्यादा से ज्यादा 2 होने का मतलब है 1 0 भी हो सकता है, ये रहा 1 0, एक ही जीरो होगा है ना। और इसकी ग्राफिकल इंपॉर्टेंस भी होती है। ग्राफिकल इंपॉर्टेंस क्या होती है, ऐसे पॉलिनोमियल्स को यदि आप पैराबोला में बनाओगे तो वो एक्स एक्सिस को सिर्फ टच करके जाएगा, और टच भी कहां करेगा 3 पे, क्योंकि 3 इसका 0 आया है। एक ही बार एक्स एक्सिस को टच करेगा, और कौन से पॉइंट पे करेगा जहां पे इसका 0 है, ओनली 1 0। आया, समझ में आया। एंड एक चीज और खास ध्यान रखना, इस केस में ओनली 1 0 एंड येलो से नहीं लिखते हैं, इक्वेशन इज परफेक्ट स्क्वायर। इक्वेशन जो आएगी वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगी। देख लो किस किस को दिख रहा है कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, x - 3 का होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर खोलो, यही मिलेगा है ना। तो जब d 0 होता है तो इतने सारे कंक्लूजन निकलते हैं। कितने सारे कंक्लूजन, एक रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। दूसरा, इट विल हैव ओनली 1 0, दोनों इक्वल है यानी एक ही है वो। उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करेगा। एंड जो इक्वेशन होगी वो परफेक्ट स्क्वायर होगी, x² - 3x 6x + 9। इसको आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करोगे तो भी आंसर यही मिलने वाला है, दोनों रूट्स बराबर आ जाएंगे आपके पास। ये आपको मिल जाएगा x - 3 × x - 3, काइंड ऑफ दिस। ओके, तो देख लो एक चीज और कितने सारे कंक्लूजन। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो पॉज करके लिख लो इसको। देन नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं कि d < 0 होता है तब क्या होता है। यदि d < 0 है यानी नेगेटिव आ रहा है, चलो इसको क्लियर कर देते हैं फिर इसका एग्जांपल समझते हैं कि d यदि < 0 है, d यदि नेगेटिव आ रहा है तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, कोई रियल रूट होगा ही नहीं। यानी कि जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं, x² + x + 1 = 0। इसको फैक्टराइज करो तो पहले a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है 1 और c क्या है 1, तो d क्या हो जाएगा b² - 4ac, तो 1 - 4 दैट इज -3, यानी d < 0 तो नो रियल रूट्स ही एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसके रूट्स ही एग्जिस्ट नहीं करते। याद है पॉलिनोमियल्स में हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, या शायद इसी चैप्टर में हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे पिछले लेक्चर में, और मैंने एग्जाम से बोल दिया था कि इसमें रूट्स नहीं निकलेंगे, इसके फैक्टर नहीं निकलेंगे, आप चाहे कुछ भी कर लो, है ना। तो काफ़ी बच्चों के ऐसे डाउट्स आए थे कि सर आपको कैसे पता चलता है कि ये रूट्स निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। वो यहाँ से पता चलता है बेटा, तब मैंने कहा था कि आने वाले लेक्चर्स में बताऊँगा, तो वो यहाँ से पता चलता है। यदि डिस्क्रिमिनेंट इसका नेगेटिव आ गया तो फिर तुम दिन भर लेके बैठे रहो, उसके फैक्टर्स नहीं मिलेंगे तुम्हें, है ना। एक कंडीशन और होती है जिस केस में फैक्टर नहीं मिलते हैं, वो भी आगे देखते हैं,
है ना। इसकी रही बात इसके ग्राफ की बात, तो ध्यान रखना नो रियल रूट्स मतलब जीरो रूट्स, कोई रूट्स नहीं होंगे इसके। याद है एक और कंडीशन पॉलिनोमियल में, भाई मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं, 2 का मतलब 1 भी हो सकता है, यहां बताया था 1 रूट, इसका मतलब 0 रूट। यानी इसका जब आप ग्राफ बनाओगे तो वो एक्स एक्सिस को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, कहलाएगा पैराबोला ही, इसकी डिग्री 0 2 ही कहलाएगी। कैसा कभी ऐसा दे दिया जाए कि बताओ इसके कितने जीरोस हैं, या इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है ना। तो डिग्री मतलब ऐसा नहीं कि एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा तो डिग्री 0 है ना। डिग्री 0 नहीं है, डिग्री 2 ही है इसकी, क्योंकि पैराबोला है, दिखा क्वाड्रेटिक को ही रहा है। पैराबोलिक ग्राफ हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही होता है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की डिग्री 2 होती है, तो डिग्री तो 2 ही रहेगी, है ना, भले एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। बट इसके क्योंकि कोई रूट एग्जिस्ट नहीं करते, ऐसा नहीं कि कोई रूट एग्जिस्ट नहीं करते, जो रूट एग्जिस्ट करते हैं वो रियल नहीं है ना। यानी ये इमेजिनरी कहीं पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। याद है इमेजिनरी नंबर का भी एक जगह हमने डिस्कस किया था कि इमेजिनरी नंबर्स अभी हमने पढ़े ही नहीं है, अभी हमारे आए ही नहीं है सिलेबस में, है ना। इमेजिनरी नंबर्स होते हैं मैथ्स में, एग्जिस्ट करते हैं, वो आप आने वाले सालों में पढ़ोगे आ जाएगा आपको, चिंता मत करो, कोई ज्ञान हम आपसे छुपाने वाले नहीं है। लेकिन हर चीज़ को सीखने की एक उम्र होती है, वो आप धीरे धीरे आगे सीख लोगे। ठीक है, चलो इसको लिख लो फटाफट से, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देन तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, कि जब डी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाए। अब यहां पे एक चीज और आएगी, चलो एक इक्वेशन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो इसमें a क्या है 1, b क्या है -5 और c क्या है 6। तो d निकाल लेते हैं पहले, तो d आ जाएगा -5 का स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू 6, 25 माइनस 24 दैट इज 1, पॉजिटिव 1, यानी d जो है वो 0 से बड़ा है। तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, दोनों रूट्स जो है वो असली है, रियल है, एंड डिस्टिंक्ट है, यानी अलग अलग है। अब अलग अलग रूट्स कैसे निकालेंगे, रख दो यहाँ वैल्यू, माइनस b की वैल्यू -5 प्लस माइनस इस पूरे की वैल्यू तो हम निकाल ही चुके हैं ना 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन 2a, तो ये आ गया 5 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 अपॉन 2। अलग अलग कर लेते हैं, 5 प्लस 1/2 और 5 माइनस 1/2, तो 6 अपॉन 2 दैट इज 3 और 5 4 अपॉन 2 2। ये दो रूट्स दोनों अलग अलग है, देखो ये 3 है ये 2 है, यानी रूट्स आर एन रियल एंड डिस्टिंक्ट में 2 रूट्स, इसमें 1 रूट, इसमें 0 रूट और इसमें 2 रूट्स। याद है पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव मैक्सिमम 2 रूट्स। तो 0 रूट होते हैं तब कैसा होता है, 1 रूट होता है तो कैसा होता है, 2 रूट्स हो तो ये ऐसा होगा। और इसका पैराबोला एक्स एक्सिस को 2 बार इंटरसेक्ट करेगा, एक बार 2 पे एक बार 3 पे, क्योंकि रूट्स 2 और 3 हैं। आई भाई बात समझ में कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है। और इसी के अंदर एक चीज और है जो काफी सालों से कभी पूछी नहीं गई, जैसे पहले ये लिख लो, पॉज वीडियो, मैं इसको मिटाऊंगा फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज और बतानी है इसमें, है ना, इसको पहले क्लियर करते हैं। जैसे एक इक्वेशन है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। तो देखो इसमें a कितना है 1, b कितना है 5 और c कितना है -6। तो d कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -6, 25 प्लस 24
49, d इज इक्वल्स टू 7, d इज इक्वल्स टू 7। नहीं, ये वाला एग्जाम्पल नहीं लेना था मेरे को, मुझे जो समझाना है ना उसके लिए आप क्या करो, यहाँ करो 7, तो ये हो जाएगा -7, 4 इंटू 1 इंटू -7, 28, 53। तो d क्या आ गया, हाँ d ग्रेटर देन 0 आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब d पॉजिटिव आ गया यानी कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है। आप जरा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसके रूट्स ढूंढ के देखो, 7 के फैक्टर ढूंढो जिनको सब्ट्रैक्ट करके 5 आता हो। 7 का तो एक ही पेयर ऑफ फैक्टर होता है, 1 इंटू 7, और 7 माइनस 1 6 होता है, 5 नहीं होता। यानी यहाँ पे भी आप दिन भर बैठ के यदि इसको सॉल्व करोगे ना, तो ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व नहीं होगा, आपको फैक्टर नहीं मिलेंगे। ये वो दूसरी निशानी है जहां से आपको d पॉजिटिव होते हुए भी इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं कर पाओगे आप, है ना। तो इसके लिए ये दूसरी कंडीशन है, ये आपको और ध्यान रखनी है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो कुछ सालों में काफ़ी ट्रेंड में आए हैं कि इफ़ d इज परफेक्ट स्क्वायर, जैसा पिछले क्वेश्चन में आया था कि d की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव तो आ गई लेकिन परफेक्ट स्क्वायर मिली है। जैसे पिछले वाले में 1 मिली थी, इससे पहले हमने एक गलत एग्जांपल ले लिया था तो 49 मिल गई थी, वो भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो रूट्स आर रैशनल, आपको रूट्स जो मिलेंगे वो रैशनल नंबर मिलेंगे। एंड इफ d इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, d जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो रूट्स आर इर्रेशनल, रूट्स जो है वो इर्रेशनल होंगे। भाई d की वैल्यू रख के देख लो, x की वैल्यू क्या आएगी, यहां से देखो आप, x इज इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू 5 प्लस माइनस d की जगह √53/2। इर्रेशनल नंबर है, चैप्टर 1 में प्रूफ किया है, तो इर्रेशनल नंबर होता है ना। क्या स्क्वायर रूट ऑफ 53 आप निकाल सकते हो? स्क्वायर रूट ऑफ 53 जो आएगा वो रैशनल होगा क्या? नहीं, वो इर्रेशनल होगा, क्योंकि 53 प्राइम नंबर है, और जितने भी प्राइम नंबर स्क्वायर रूट साइन के अंदर आते हैं वो इर्रेशनल होते हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स का खास ध्यान रखना। पिछले 1-2 साल से कुछ क्वेश्चंस इस पर ट्रेंड होके आ रहे हैं, मैंने शायद डाले आज स्लाइड में, हम देखते हैं आज की हमारे वीडियो में होगा कोई क्वेश्चन इसमें तो डेफिनेटली हम देखेंगे। बट ये 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ये नहीं मिलेंगे आपको एनसीईआरटी में, नहीं मिलेंगे टेक्स्ट बुक में, तो नहीं है। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, देन हम बढ़ते हैं आज के क्वेश्चनएयर की तरफ। लो भाई, नेचर ऑफ रूट्स के क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन आपसे बोला हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज टू इक्वल रूट्स, दोनों के रूट्स इक्वल हो, दोनों रूट्स इक्वल आए। पर क्या बोला है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पर ये तो क्वाड्रेटिक है ही नहीं सर, पहले इसको क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, px x माइनस 3 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, px को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, px स्क्वायर माइनस 3px प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब a क्या है आपके पास, p, b क्या है -3p, एंड c क्या है 9। याद रखना कोएफिशिएंट्स होते हैं abc, a क्या होता है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, b क्या होता है x का कोएफिशिएंट, और c क्या होता है कांस्टेंट टर्म, है ना। और फिर हमें क्या बोला हुआ है, इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन होती है, अभी पढ़िए, फॉर इक्वल रूट्स d शुड बी इक्वल टू 0, d 0 के बराबर होना चाहिए, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। कुछ नहीं, वैल्यू रखो, आंसर पाओ, -3p का स्क्वायर 4p 9 इज इक्वल्स टू 0, तो 9p स्क्वायर माइनस 9 4 36p इज इक्वल्स टू 0। अच्छा देखो, एक कॉमन मिस्टेक दिखाता हूँ आपको, क्या करते हैं बच्चे, क्या करते हैं इसके बाद क्या करते हैं बच्चे, करते हैं चमत्कार। कौन सा चमत्कार?
9p स्क्वायर और 36p को उधर भेज देते हैं, फिर एक p से एक p काट देते हैं, तो 9p इज इक्वल्स टू 36, p इज इक्वल्स टू 36 डिवाइड बाय 9, p इज इक्वल्स टू 4, p इज इक्वल्स टू 4 इज द करेक्ट आंसर। शाबाश शाबाश शाबाश। जरा मुझे ये बताओ, ये जो इक्वेशन बनी है आपके पास, इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री है 2, राइट? डिग्री इज 2। अब डिग्री 2 है, इसका मतलब इसके 2 रूट्स होने चाहिए, p की भी 2 वैल्यूज आनी चाहिए। दूसरी वैल्यू कहाँ है p की? दूसरी वैल्यू ये रही जो आपने काट दी, जो कि नहीं करना था। इस चीज़ का खास ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन यदि MCQ में हो जाता, ये क्वेश्चन MCQ में होता तो डेफिनेटली आंसर में 4 नहीं मिलता, तो मैं ऑप्शन में -4 मिलता और आप -4 को छोड़ के आते। या तो कुछ समझदार बच्चे होते, हमारा आंसर गलत है समझ के -4 को टिक कर देते, तुक्के में उनका सही हो जाता। बट इसका करेक्ट आंसर आएगा +-4, है ना? देखो कैसे उसको सॉल्व कैसे करना है। p कॉमन निकालो तो क्या बचेगा? p -4 इज इक्वल्स टू 0, यानी 9p इज इक्वल्स टू 0 और p -4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से आ गई p की वैल्यू 0 और p की वैल्यू आ गई 4। सॉरी, +-4 नहीं, 2 आंसर आएंगे, p इज इक्वल्स टू 0 एंड p इज इक्वल्स टू 4। और p इज इक्वल्स टू 0 को आप गर्व के साथ रिजेक्ट कर सकते हो। क्यों रिजेक्ट कर सकते हो? क्यों? क्योंकि भाई देखो p कहाँ बैठा है, आपकी इक्वेशन कौन सी है? आपकी इक्वेशन थी ये वाली, और p क्या था? p इज द वैल्यू ऑफ a। तो a की वैल्यू 0 तो हो ही नहीं सकती है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म की पहली कंडीशन थी कि a कैन नॉट बी 0, इसलिए इसको रिजेक्ट किया जाता है और p इज इक्वल्स टू 4 आपका फाइनल आंसर कहलाता है। ठीक है, चलो भाई, आया मजा आया ये बेसिक क्वेश्चन इसके। चलो लिख लो, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, मजेदार क्वेश्चन, सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। और मैं लिखना भूल गया, मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा इसके। 12ax प्लस a² - b² इज इक्वल्स टू 0, जिसमें से आपकी जो मर्जी हो आप वो यूज करें, और आपकी मर्जी ना हो तो आप यूज ना करें, है ना? 3 मेथड कौन कौन से? एक तो फैक्टराइजेशन वाला, सबसे पहला तो फैक्टराइजेशन। एक काम करते हैं, फैक्टराइजेशन होमवर्क में दे दूं, खुद से करोगे ट्राई? चलो रहने दो, फैक्टराइजेशन से देखते हैं पहले तो इसको। भाई 36 और a² - b² को ऐसे फैक्टराइज करना है कि जिनका सम 12 आ जाए। तो a² - b² का फैक्टराइजेशन क्या होता है? a + b एंड a - b, राइट? अब इसके साथ मेरे को 36 भी चाहिए, तो एक काम करूं क्या, 6 लगा दो दोनों के साथ कि 6 टाइम्स a + b मल्टीप्लाई बाय 6 टाइम्स a - b, और दोनों का एडिशन करके देख लो 12 आ रहा है क्या, या 12a आ रहा है क्या? 6a + 6b प्लस 6a - 6b, लो भाई 12a आ गया। यानी आपके रिक्वायर्ड फैक्टर्स क्या हैं? 36x² माइनस, यहां लिख सकता हूं मैं 6 टाइम्स a + b प्लस 6 टाइम्स a - b x, और a² - b² को भी ऐसा लिख दूं क्या, a + b a - b। चलो ब्रैकेट खोलते हैं, 36x² माइनस 6 a + bx माइनस 6 a - bx प्लस a + b a - b। तो देखो पहली दोनों टर्म्स में क्या क्या कॉमन है? एक तो 6 कॉमन है और x कॉमन है, तो यहां से बचेगा 6x माइनस a + b। और आखिरी की दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है?
माइनस ए माइनस बी कॉमन है सिर्फ, तो ए माइनस बी कॉमन लेके क्या बचेगा 6x माइनस ए प्लस बी। फैक्टराइजेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट, दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, आगे दोनों ब्रैकेट सेम, तो क्या है आपके पास 6x माइनस ए प्लस बी माइनस 6x माइनस ए माइनस बी, दोनों को एक एक बार जीरो के बराबर रखोगे तो ये आएगा a प्लस बी बाय 6 और a माइनस बी बाय 6। बोलो भाई, दिमाग के तार खुल गए होंगे फैक्टराइजेशन से, तो है ना, फैक्टराइजेशन से यदि दिमाग के तार खुल गए हैं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से तो क्या ही होगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला से तो तुम्हें और मजा आने वाला है ना। लिखना है तो वीडियो पॉज कर लो और लिख लो, मैं इरेज कर रहा हूं। पूरा इरेज नहीं करूंगा, सिर्फ इतना पार्ट इरेज करना है मुझे। कौन इक्वेशन बार बार लिखेगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन करो और तुम्हें लगता है कि तुमसे फैक्टराइजेशन नहीं हो पाएगा, तो बिना किसी डर के आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में घुस जाओ। अब क्योंकि स्मॉल a इसमें ऑलरेडी यूज हो रहा है, तो इसके कोफिशिएंट्स को मैं कैपिटल में लूंगा। कैपिटल A इज 36, कैपिटल B इज -12a एंड C इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सीधे सीधे। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है तो आप क्या करो, इस टाइप के क्वेश्चंस में जहां नंबर्स की जगह वेरिएबल्स अवेलेबल हैं या फिर कोई अल्फाबेट्स अवेलेबल है, वेरिएबल तो नहीं कह सकते, ये a और b कोई कांस्टेंट्स हैं, ठीक है, x के अलावा जितने भी अल्फाबेट्स इक्वेशन में होंगे वो सब कांस्टेंट्स होंगे। तो आप क्या करो, पहले कैपिटल D कैलकुलेट कर लो, डिस्क्रिमिनेंट अलग से निकाल लो, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, जनरली जो D मिलेगा ना आपको, वो एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। देखना, अब भी देखना, ये कितना हो जाएगा 144a स्क्वायर एंड 36 4 जा 72a स्क्वायर प्लस 72b स्क्वायर। तो 144 माइनस 72, सॉरी 72 नहीं आएगा यहाँ, 144a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 144b स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल हो गया, 144b स्क्वायर देख लो, परफेक्ट स्क्वायर है। 144b स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। जनरली इन केसेस में आपको d परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू फॉर्मूला रखेंगे हम माइनस b, सॉरी कैपिटल्स में b, ये कैपिटल D दैट इज डिस्क्रिमिनेंट एंड 2a रखो वैल्यू, माइनस b की वैल्यू माइनस 12a प्लस माइनस d की वैल्यू 144b स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 36। तो x इज इक्वल्स टू 12a प्लस माइनस, ये किसका स्क्वायर है 12b का, अपॉन 72। 2 को 12 कॉमन लूंगा ऊपर से, तो a प्लस माइनस b बाय 72, 12 6 या 72, यानी x की वैल्यू आ गई a प्लस b बाय 6 और a माइनस b बाय 6। बोलो भाई, आए नजारे, आए नजारे। ये इजी था, ये इससे पहले वाला इजी था, ये आपको डिसाइड करना है। मेरा काम था दोनों मेथड बताना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं तीसरे मेथड की तरफ। तीसरे मेथड का मैंने पर्टिकुलर नाम रखा है, मैंने इन्वेंट नहीं किया है, ये ऑलरेडी आप 8th से पढ़ते हुए आ रहे हो, बस भूल गए हो, है ना। मैं इसको बोलता हूं जुगाड़। कैसा जुगाड़, आओ दिखाता हूं। इसके लिए मुझे पूरा मिटाना पड़ेगा। इक्वेशन है भाई आपकी 36x स्क्वायर माइनस 12ax प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर।
जुगाड़ मतलब इसके लिए चाहिए आपको थोड़ी सी कॉमन सेंस, थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज और अद्भुत देखने की क्षमता। भाई कितने लोगों को दिख रहा है कि ये तो परफेक्ट स्क्वायर है? किसका? 6x माइनस a का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? बोलो भाई बोलो, है या नहीं है? और क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो मेरे को फिर a माइनस बी की आइडेंटिटी भी लगती हुई दिख रही है। ये हो रहा है 6x माइनस a प्लस बी एंड 6x माइनस a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। दोनों को एक एक बार 0 के बराबर रख लेते हैं और 6x माइनस a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी a माइनस बी बाई 6 और यहाँ से आएगी a प्लस बी बाई 6। है ना शॉर्टकट? है ना ट्रिक? आया? मज़ा आया? तो तुम डिसाइड करना। तीनों मेथड के बेनिफिट्स हैं कुछ। फैक्टराइजेशन दिमाग घुमा देने वाला है, यदि हो जाता है, दिख जाते हैं फैक्टर तो ओके है, नहीं दिखते हैं तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरफ बढ़ो। सबसे इजी क्वाड्रेटिक फार्मूला पड़ता है बच्चों को, क्योंकि उसमें दिमाग थोड़ा कम लगाना होता है लेकिन मजदूरी ज़्यादा होती है, उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। ये मेथड, इसमें दिमाग बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा लेकिन मजदूरी कम मिलेगी आपको, है ना? लेबर वर्क थोड़ा कम करना पड़ेगा और लेबर वर्क जितना कम करोगे पेपर के लिए टाइम उतना ही ज़्यादा मिलेगा आपको। ठीक है, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। दिस इज मेथड 3 फॉर सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, देखें और क्या है आज हमारे पास। हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। फिर से एक क्वेश्चन। भाई रियल एंड इक्वल रूट्स है तो पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ। k को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2kx प्लस k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। इसमें a क्या है? 1, b क्या है? 2k एंड c क्या है? k स्क्वायर माइनस k प्लस 2, है ना? फॉर रियल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स बोला है। फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स क्या कंडीशन होती है? d इज इक्वल टू 0, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। तो b है 2k, इसका स्क्वायर 4a एंड c, तो कितना हो जाएगा? 4k स्क्वायर माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 4k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। लो भाई 4k स्क्वायर कैंसिल, कितना बचा? 4k माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो k सीधा सीधा 2 आ जाएगा। ये लो आंसर। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन, है ना? और ये सब PYQ है, ये भी PYQ है। इससे पहले वाला जो था वो भी PYQ था। उससे पहले जो करवाया था वो शायद 2017 का था, ये शायद 2014 का है। तो ये आते रहता है एग्ज़ाम में, पूछते रहते हैं, है ना? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी से चीज़ें हैं। देखो ये, अब ये तुम्हारे लिए होमवर्क है आज का। ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है। तुम्हें डिसाइड करना है मेथड 1 से करोगे, मेथड 2 से करोगे, मेथड 3 से करोगे, लेकिन करना तुम्हें ही है। ये तुम्हारा होमवर्क है। नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में बताना, हम अगले वीडियो लेक्चर में इसको कवर करेंगे, है ना? हाँ, एक और गंदा सा सवाल। एक्स स्क्वायर प्लस a अपॉन a प्लस बी प्लस a प्लस बी अपॉन a x प्लस 1, इसमें x की वैल्यू निकालनी है। तो देखना, ध्यान से देखना, कुछ भी नहीं। x के जो कोफिशिएंट होते हैं वो तो सम ऑफ फ्रूट्स को डिनोट करता है ना, और जो कांस्टेंट टर्म होता है वो प्रोडक्ट को डिनोट करता है। तो यहाँ तो सम लिखा हुआ है दोनों का, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 नहीं होगा, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। देखो तो क्या मैं 1 को ऐसा लिख सकता हूं? बोलो, 1 को ऐसे लिख सकते हैं दोनों के प्रोडक्ट के फॉर्म में। भाई a से a कट जाएगा, a प्लस बी से a प्लस बी कट जाएगा, 1 बचेगा। अब तो क्या है? अब तो सॉल्व हो गया ये। ax अपॉन a प्लस बी और इधर a प्लस बी एक्स अपॉन a, और यहाँ पे a अपॉन a प्लस बी
मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी अपॉन ए। बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है? यहां से x कॉमन है तो बचेगा x प्लस ए अपॉन ए प्लस बी, और इन दोनों में से क्या कॉमन है? ये रहा कॉमन, a प्लस बी बाय ए, तो बचेगा x प्लस ए अपॉन ए प्लस बी। आगे दोनों ब्रैकेट सेम, x प्लस ए बाय ए प्लस बी एंड x प्लस ए प्लस बी बाय ए इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू माइनस ए अपॉन ए प्लस बी और माइनस ए प्लस बी बाय ए, यही दोनों इसके रूट्स हैं, देख लो, यही दोनों इसके जीरोज हैं। ठीक है, आई होप आज का लेक्चर क्लियर होगा। है अभी इस टॉपिक में एक दो क्वेश्चंस और बाकी हैं, इस चैप्टर में थोड़ी सी वर्ड प्रॉब्लम्स बाकी हैं। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन एंड वी विल कीप स्टडीइंग दिस। चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है, शायद एक लेक्चर और इसका होगा अभी, है ना। तब तक के लिए आज जो होमवर्क दिया है वो डिस्कस करना। हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन, कीप स्टडीइंग एंड हैप्पी लर्निंग।